हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ 17वां है, श्वसन एवं गैसों का विनिमय। बच्चों, हम इसके अगले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इस पाठ के अंतर्गत श्वसन की परिभाषाएं पढ़ी थी, श्वसन के प्रकार पढ़े थे, कुछ जीवों में अंदर क्या विशेष प्रकार के श्वसन अंगों के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था मानव श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन किया। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? श्वसन अंगों के माध्यम से जो गैसें होती हैं वातावरण में, वह किस प्रकार कैसे वो कोशिकाओं तक जाता है और कोशिकाओं में ऑक्सीकरण के उपरांत जो ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों को दहन करता है, उसके उपरांत आपका बनता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। वह किस माध्यम से फिर वापस वातावरण में जाता है, इसी को आज हमको अध्ययन करना है। किस प्रकरण के अंतर्गत? नाम है क्या? श्वसन की क्रियाविधि। क्या है टॉपिक? प्रकरण श्वसन की क्रियाविधि। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या? श्वसन की प्रक्रिया में कौन कौन से आपके चरण होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उसको हम पहले देखते हैं। नंबर 1, श्वसन। क्या है नंबर 1? श्वसन, जिसको हम बोलते हैं क्या? ब्रीदिंग। नंबर 2 है गैसों का विनिमय, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नंबर 3 है गैसों का परिवहन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। चौथा जो स्टेप्स है उसे हम बोलते हैं क्या? कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से हम जानते हैं। ये 4 स्टेप्स के द्वारा हम श्वसन की क्रियाविधि या उसके चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्या श्वसन ब्रीदिंग किसे कहते हैं। देखिए, ये मान लीजिए हम लोग का फेफड़ा है और ये वातावरण है। तो वातावरण से ऑक्सीजन का फेफड़े के वायुकोश में पहुंचना तथा फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में जाना ही कहलाता है क्या? श्वसन ब्रीदिंग। अर्थात वातावरण से क्या आता है? आपका ऑक्सीजन फेफड़े के वायुकोश में लिया जाता है तथा फेफड़े से जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वापस वातावरण में डाला जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं श्वसन ब्रीदिंग बोलते हैं। अर्थात सांस लेना, सांस छोड़ना, इसी को हम बोलते हैं क्या? श्वसन और ब्रीदिंग बोलते हैं। देखते हैं इसको छोटे से स्टेप के अंतर्गत समझने की कोशिश करें। हम पहले ये मान लीजिए वातावरण है, वातावरण से जो आपका ऑक्सीजन है कहाँ गया? नासा छिद्र से होते हुए कहाँ आया? नासा मार्ग के पास। नासा मार्ग से आया क्या? नासा कक्ष के पास। नासा कक्ष से होते हुए कहाँ गया? ग्रसनी के पास। ग्रसनी से होते हुए क्या?
कंठ, कंठ से होते हुए कहां गया? श्वास नली के पास, श्वास नली से कहां गया? श्वसनी श्वसनिकाओं से होते हुए फाइनली कहां पर? वायु कूपिका में पहुंचा। फिर वायु कूपिका से ये जो ऑक्सीजन कहां जाएगा? ब्लड कैपिलरी में, रक्त केशिकाओं में जाएगा। कहां के रक्त केशिकाओं में? ये फेफड़े के रक्त केशिकाओं में जाएगा। फिर यहां से जाएगा क्या? कोशिका के रक्त केशिकाओं में जाएगा। फिर वहां पे जाएगा क्या? कोशा के पास है ये जाएगा। अर्थात फिर से देखिए, ये आपका क्या होता है? जो ऑक्सीजन है यहां से होते हुए कहां आया? वायु कोश में आया। फिर वायु कोश से कहां जाएगा? फेफड़े के रक्त केशिकाओं में जाएगा। फिर यहां से जाएगा टिश्यू मतलब ऊतक के रक्त केशिकाओं में। फिर यहां से आएगा ऑक्सीजन कहां जाएगा? कोशिका के अंदर जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 स्टेप है। श्वासन है, श्वासन के अंतर्गत क्या हम बोले हैं? वातावरण से जो वायु होता है वायु कोश में आता है, और वायु कोश से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस वातावरण में जाता है। यह कहलाता है आपको क्या? श्वासन। फिर गैसों का विनिमय के अंतर्गत वायु कोशिका से जो ऑक्सीजन है फेफड़े के रक्त केशिकाओं में ब्लड की पाइपों में जाता है, और बदले में CO2 कहाँ आता है? वायु कूपिका में आता है। ठीक तीसरा स्टेप है गैसों का परिवहन। रक्त केशिकाओं से फेफड़े के रक्त केशिकाओं से जो रक्त है वो कहाँ पहुंचता है? ऊतक की रक्त केशिकाओं में, और बदले में CO2 क्या है? वापस चला जाता है फेफड़े के रक्त केशिकाओं में। फिर ये रक्त से O2 कहाँ चला जाता? कोशिका में, कोशिका में कोशिकीय दहन होता है, उसके उपरांत CO2 बाहर निकलता है। अर्थात यहां से यहां से यहां, वातावरण से कहां ना? वायु कूपिका में, और वायु कूपिका से कहां जाना? वातावरण में। यहां तक का स्टेप कहलाता है क्या? श्वासन कहलाता है। गैसों का विनिमय, ये दूसरा स्टेप हो गया गैसों का विनिमय। तीसरा है गैसों का परिवहन, ये तीसरा स्टेप हुआ गैसों का परिवहन। चौथा कोशिकीय श्वसन, ये चौथा हो गया कोशिकीय श्वसन। अर्थात ये आपका इधर से यहाँ से यहाँ कोशा में आता है, कोशा से ऊतक के रक्त केशिकाओं में CO2 जाता है, फिर फेफड़े के रक्त केशिकाओं में जाता है, फिर वायु कोश में जाता है, फिर वहां से ये उल्टा वातावरण में चला जाता। इसी यही है क्या? श्वसन की क्रिया विधि, जिसको हम क्या होते हैं स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? श्वासन। क्या बोलेंगे हम लोग? श्वासन। इसको हम हटा देते हैं। श्वासन क्या है? वातावरण से वायु को फेफड़े में ग्रहण करना तथा फेफड़े से CO2 युक्त वायु को वातावरण में डालना ही क्या कहलाता है? श्वासन कहलाता है। यह जो प्रक्रिया है 2 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। नंबर 1 अवस्था है जिसको हम बोलते हैं क्या? अंतः श्वसन, और दूसरा जो है वो नीह श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? नीह श्वसन कहलाता है। अंतः श्वसन को हम बोलते हैं इंस्पायरेशन, और नीह श्वसन को एक्सपायरेशन बोलते हैं। मतलब अंतः श्वसन के दौरान क्या होता है? जो वातावरण होता है, वातावरण से जो O2 होता है वो फेफड़े के वायु कूपिका में प्रवेश करता है। उसे ही बोलते हैं क्या हम लोग? अंतः श्वसन बोलते हैं। अंतः श्वसन के दौरान या नीह श्वसन के दौरान ये घटना किस पे आधारित है? वायु दाब के प्रवणता के आधार पे यह काम करता है। किसके आधार है? वायु प्रवणता।
प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर यह काम करता है। तो अंतःश्वसन के दौरान वातावरण से जो O2 है वो कहाँ आता है, वायु कोशिका में आता है। कैसे आता है, यह क्या है, एक तरह का सक्रिय प्रोसेस। क्या है, सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस है। क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। इस क्रिया के दौरान मतलब अंतःश्वसन कब होगा, जब फेफड़े के अंदर जो वायु दाब होगा वो कम होगा। किसकी तुलना में, वातावरणीय वायु दाब की तुलना। मतलब वातावरण का दाब जब अधिक होगा और फेफड़े के अंदर का जो वायु का दाब होगा वो कम होगा, तब यह अंतःश्वसन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। आइए इस क्रिया के दौरान क्या क्या घटना घटता है। नंबर 1 जो है, इस क्रिया के दौरान जो डायाफ्राम होता है यह अरीय पेशियों के बने होते हैं। किसके, अरीय पेशियों के बने होते हैं। इन डायाफ्राम में क्या होता है, आपका संकुचन होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। तो ये जो डायाफ्राम होता है यह गुंबद के आकार का होता है। किस आकार का होता है, गुंबद के आकार का होता है। लेकिन जब यह इसके अंदर संकुचन होता है, जैसे ये गुंबद के आकार का हो गया, जब इनके अंदर संकुचन होता है तो ये चपटा हो जाता है। क्या होता है, ये चपटा हो जाता है। तो चपटा जब हो जाएगा तो क्या घटना घटेगी, आइए देखते हैं। यहाँ पे ये हम चित्र बनाए हुए रेड कलर से जो बना हुआ फेफड़े को दर्शाया गया है। ऊपर जो है आपका स्टर्नम है और पसलियों को दर्शाया गया है। पीछे ये रीढ़ की हड्डी को, नीचे ये डायाफ्राम को। तो अंतःश्वसन के दौरान क्या घटना घटी है, हमने बोला कि जो ये डायाफ्राम है जो गुंबद की तरह होता है वो क्या हो जाता है, नीचे की ओर पुश होता है, अर्थात वह संकुचित होता है, जिससे डायाफ्राम चपटा हो जाता है। चपटा होने के वजह से क्या होता है घटना, कि ये जो ऊपर जो एंटेरियर पार्ट है, नीचे क्या है, पोस्टेरियर पार्ट है। कहने का मतलब अग्र और पश्च अक्ष में क्या होती है, इसका आयतन बढ़ता है। इसका जो वक्ष गुहा है उसका आयतन बढ़ता है। किस सापेक्ष में, अग्र पश्च अक्ष में। मतलब ऊपर से और नीचे से जब ये खींचेगा तो ये अग्र हो गया, ये पश्चिम, उसका आयतन क्या हो, बढ़ेगा। साथ ही साथ ये जो आपका स्टर्नम है और पसलियां हैं, तो पसलियों में कई तरह के मांसपेशियां पाई जाती हैं। कौन सी मांसपेशी काम करेगी अंतःश्वसन के दौरान, अंतःश्वसन के दौरान कौन सी पसली काम करती है, उसको बोलते हैं, वह है अंतरा परसुक पेशियां। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। किसके अंदर पाए जाती है, पसलियों के अंदर। तो इनके अंदर भी क्या होता है, संकुचन होता है। तो इनके अंदर जब संकुचन होगा तो जो स्टर्नम है, जो सीने के ऊपर पाया जाता है, वो स्टर्नम क्या होगा, ऊपर उठेगा। अर्थात ये स्टर्नम और पसली जब ऊपर उठते हैं तो वक्ष गुहा का जो आयतन है वह किस सापेक्ष में बढ़ता है, वेंट्रल डॉर्सल। मतलब ये क्या हो गया आपका पेट वाला भाग हो गया, जिसे बोलते हैं क्या, वेंट्रल, और पीछे वाला बोलते हैं क्या, डॉर्सल। मतलब ये आधार हो गया, ये पृष्ठ हो गया। इनके सापेक्ष में क्या होता है, आयतन बढ़ता है। तो वक्ष गुहा का आयतन दो तरह से बढ़ता है।
एक तो ये डायाफ्राम जब नीचे होता है, अग्र पक्ष अक्ष में क्या होता है, डायाफ्राम की वजह से क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, और पसलियों स्टर्नम में संकुचन की वजह से, ऊपर उठने की वजह से ये पृष्ठाधार अक्ष में क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। ठीक है, जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो उसके सापेक्ष में फेफड़े के अंदर का भी क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। जब फेफड़े का आयतन बढ़ेगा तो उसके अंदर वायु दाब कम होगा, किसकी तुलना में, वातावरणीय वायु दाब की तुलना में कम होगा। तो जिससे क्या होगा, जबरदस्ती अपने शक्ति से क्या होता है, वायु क्या होगा, सक्रिय प्रक्रिया के द्वारा क्या हुआ, फेफड़े के अंदर प्रवेश करता। ठीक है, अंतर श्वसन के दौरान वातावरणीय वायु को फेफड़े के अंदर लिया जाता है। कब लिया जाएगा, जब फेफड़े का वायु दाब कम होगा वातावरणीय वायु दाब के हिसाब से। जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है तो फेफड़े के अंदर का आयतन भी क्या होता है, बढ़ता है। आयतन बढ़ने की वजह से जो वायु दाब होगा वो कम हो जाएगा, जिससे वह बाहर का जो वायु है अपने आप क्या होगा, फेफड़े के अंदर क्या होगा, वायु कुपिका में भर जाता है। इस क्रिया के दौरान कौन कौन भाग ले रहा है, आपका स्टर्नम भाग ले रहे हैं, वाय अंतरा पेशियां भाग ले रही हैं, और आपके क्या है, डायाफ्राम भाग ले रहे हैं। ये हो गया क्या आपका अंतः श्वसन हो गया। क्लियर, ये देखिए वायु को दर्शाया गया कि वायु अंदर आ रही, क्योंकि आयतन आपका बढ़ा हुआ है, इसके नीचे घसकने से, इसको ऊपर जाने से। अब हम पढ़ते हैं क्या, दूसरा जो श्वासन की दूसरा विधि है, क्या नाम उसका है, नीह श्वसन। क्या है, नीह श्वसन, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन एक क्या है, पैसिव प्रक्रिया है। क्या है, पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, यह घटना कब घटेगी, क्या होता है पहले, तो फेफड़े से, फेफड़े के वायु कोश या वायु कुपिका से CO2 का कहां जाना, वातावरण में जाना, ही कहलाता है क्या, नीह श्वसन। फिर से नीह श्वसन के दौरान फेफड़े के वायु कोश से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस वातावरण में श्वसन अंगों के माध्यम से चला जाता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, नीह श्वसन, एक्सपायरेशन। यह क्या है, पैसिव प्रक्रिया है। यह घटना कब घटेगी, जब वायुमंडल का दाब कम होगा फेफड़े के वायु दाब की तुलना में। जब फेफड़े का वायु दाब अधिक होगा तब क्या होगा, वायु अपने आप क्या होगा, वातावरण में जाएगी। इस क्रिया के दौरान कौन कौन सा घटना घटता है, देखिए इसके अंदर जो पहले हम बात किए थे क्या, डायाफ्राम। जो डायाफ्राम का अरिपेशियां हैं वह अपनी पूर्व अवस्था में चली जाएंगी। क्या होंगी, पूर्व अवस्था में चली जाएगी, अर्थात जो चपटी थी वो किसमें बदल जाएंगी, गुंबद युक्त अवस्था में आ जाती है। जब गुंबद अवस्था में आ जाएंगी तो अग्र पक्ष, अग्र और पश्च अक्ष जो है किसका, वक्ष गुहा। तो वक्ष गुहा का आयतन जो होता है किस सापेक्ष में, अग्र पक्ष के सापेक्ष में कम हो जाएगा। यहाँ नीचे हम बनाए हुए हैं, जब ये ऊपर जाता है अर्थात ये अपनी पूर्व अवस्था में जाता है, डायाफ्राम गुंबद के आकार की जब बनता है तो ऊपर और नीचे अग्र और पश्च के अक्ष में वायु मतलब आपका क्या है, वक्ष गुहा का जो आयतन होता है वो कम हो जाता है। दूसरी घटना क्या घटती है, जो स्टर्नम है और
पेशियों में पाया जाता है क्या आपका आंतरिक, क्या बोलते हैं उसको, है वाय होता है तो आंतरिक, आंतरिक अंतरा परसुक पेशियां होती हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। इनके अंदर क्या होता है, बदलाव होता है, इसके अंदर एक्सटर्नल और आंतरिक अंतरा परसुक पेशियों के अंदर क्या होता है, बदलाव होगा, अर्थात ये अपनी पूर्व अवस्था में आएंगी। तो जैसे ही पूर्व अवस्था में आएंगी तो क्या होगा, जो पृष्ठाधार अक्ष में जो वक्ष हुआ है उसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर से देखते हैं स्टर्नम के अपने पूर्व अवस्था में आने से वक्ष गुहा का जो आयतन है अक्ष पक्ष अग्र पक्ष अक्ष में वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ स्टर्नम और आंतरिक अंतरा परसु जो पेशियां होती हैं अपनी पूर्व अवस्था में आती हैं तो पृष्ठाधार पृष्ठ आधार अक्ष में क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन कम होगा। तो दोनों मिलाकर जब वक्ष गुहा का आयतन कम होगा तब फेफड़े के अंदर वायु दाब क्या हो जाएगा, फेफड़े का जो आयतन होगा वो भी कम हो जाएगा। जब आयतन कम होगा तो फेफड़े के अंदर जो वायु दाब है वो अधिक हो जाएगा। इसकी तुलना में, वातावरण की तुलना में, तो अपने आप जो वायु है फेफड़े की वो बाहर चली जाती। इन दोनों प्रक्रिया के दौरान आपकी जो पेट की पेशियां हैं, उदर पेशियां, वो सहायक होती हैं। हम लोग अपनी क्षमता को बढ़ा करके अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन, जिसे बोलते हैं अंतः श्वसन और निह श्वसन को क्या कर सकते हैं, इसकी क्षमता को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जो मानव होता है उनके अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया 1 मिनट में होती है वो कितनी होती है, लगभग 12 से 16, कितना 12 से 16 बार। कितने 1 मिनट में कितनी बार ह्यूमन श्वसन लेता है, किसके ऊपर 12 से 16 बार। एक यंत्र है स्पायरोमीटर, इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, फेफड़े के अंदर वायु के आयतन को क्या कर सकते हैं, नापा जा सकता है। किससे, स्पायरोमीटर से, मीटर से। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते। बच्चों अब हम देखेंगे क्या, श्वसन संबंधी आयतन एवं क्षमता। ये आपके एनसीईआरटी में टॉपिक दिया गया है, जो हम लोग पढ़े हैं निह श्वसन और अंतः श्वसन। इसके बाद ही दिया गया है क्या, कुछ श्वसन संबंधी आयतन एवं क्षमता है। उसमें सबसे पहला है आपका क्या है, ज्वारीय आयतन। इसको हम बोलते हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, शॉर्टकट में टीवी। ज्वारीय आयतन क्या होता है, सामान्य अवस्था में प्रति श्वास कोई व्यक्ति लगभग 500 मिलीलीटर, कितना 500 मिलीलीटर वायु क्या कर सकता है, अंतर्ग्रहण कर ले सकता है और बाहर निकाल सकता है। नॉर्मल अवस्था में, सामान्य अवस्था में जब कोई व्यक्ति क्या होता है, प्रति श्वास कितना 500 मिलीलीटर वायु को अंतर्ग्रहण कर सकता है और बाहर निकाल सकता है। उसी को बोलते हैं ज्वारीय आयतन। ये कितना होता है, लगभग 500 मिलीलीटर। इस तरह एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है
वह 1 मिनट में कितनी बार 12 से 16 बार श्वसन करता है। कितनी बार 12 से 16 बार प्रति मिनट। तो ज्वारीय आयतन कितना हो प्रति मिनट में 500 × 12 है लगभग 6000 मिलीलीटर। यदि 16 बार करता है तो 8000 मिलीलीटर वो क्या करता है, उसका ज्वारीय आयतन होता है। ठीक है, तो ज्वारीय आयतन किसी स्वस्थ मनुष्य का कितना होगा प्रति श्वसन 500 मिलीलीटर, अर्थात 500 मिलीलीटर वह एक बार में वायु ग्रहण कर सकता है या निकाल सकता है। उसे हम बोलते हैं क्या टाइडल। दूसरा जो है अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। क्या है अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू। इसको हम बोलते हैं IRV। क्या बोलते हैं IRV। वायु आयतन की वह मात्रा, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो कोई व्यक्ति बलपूर्वक वायु को क्या करता है ग्रहण कर सकता है, उसी आयतन को बोलते हैं अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन बोलते हैं। क्या कितना बलपूर्वक, कितना उसका मान होगा 250 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर माना गया है। कितना नॉर्मल अवस्था मतलब बलपूर्वक कोई व्यक्ति क्या होता है वायु आयतन की वह मात्रा जो बलपूर्वक कोई व्यक्ति क्या कर सकता है ग्रहण कर सकता है, उसी आयतन को बोलते हैं क्या अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। कितना होता है 2500 मिलीलीटर से लेकर 3000 मिलीलीटर होता। अब आता है थर्ड, उसको बोलते हैं क्या निःश्वसन सुरक्षित आयतन। निःश्वसन सुरक्षित आयतन इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू। इसको ERV के नाम से जाना। निःश्वसन सुरक्षित आयतन वायु आयतन की वह मात्रा जो व्यक्ति बलपूर्वक वायु को बाहर फेंक सकता है, वायु को निःश्वसन कर सकता है, उस आयतन को हम बोलते हैं क्या निःश्वसन सुरक्षित आयतन। उसका मान कितना है 1000 मिलीलीटर से लेकर कितना 1100 मिलीलीटर माना गया है। कितना क्षमता है 1100 मिलीलीटर। क्या है ये बलपूर्वक कोई व्यक्ति क्या कितना सांस बाहर फेंक सकता है या वायु बाहर फेंक सकता है, उसको बोलते हैं क्या निःश्वसन सुरक्षित आयतन। अब चौथा है अवशिष्ट आयतन। इसको बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू RV। ये क्या होता है बलपूर्वक निःश्वसन के दौरान कोई व्यक्ति वायु को बाहर फेंक सकता है, उसके बाद फेफड़े में जितनी वायु बच जाती है उसे ही हम बोलते हैं क्या अवशिष्ट आयतन। फिर से निःश्वसन बलपूर्वक निःश्वसन के बाद बचा हुआ जो फेफड़े में वायु होता है उसी आयतन को हम बोलते हैं अवशिष्ट आयतन। ये कितना माना क्या बोलते हैं इसको
रेसिडुअल वैल्यू, ये होता आपका 1100 मिलीलीटर से लेकर के 1200 मिलीलीटर होता। बच्चों अब हम देखेंगे क्या श्वसन संबंधी क्षमताएं, कौन कौन सी क्षमताएं हैं। नंबर 1 है अंतः श्वसन क्षमताएं, इसको बोलते हैं क्या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, IC। सामान्य श्वसन के बाद, सामान्य श्वसन माने वायु को बाहर निकालने के बाद कोई व्यक्ति कितना वायु को क्या कर सकता है, अंतर्ग्रहित कर सकता, अंदर ले सकता है, उसी क्षमता को हम क्या बोलते हैं, अंतः श्वसन क्षमता बोलते हैं। इसके अंतर्गत आपका क्या आता है, टाइडल वैल्यू आता है प्लस आपका क्या है IR भी आता है, IR। इन दोनों को मिला देंगे तो आपका बन जाए क्या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नंबर 2 है आपका निह श्वसन क्षमता, इसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, EC। ये क्या होता है बेटा, सामान्यतः अंतः श्वसन के पश्चात वायु की वह आयतन जो व्यक्ति क्या कर सकता है, बाहर निःश्वसन कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, उसी क्षमता को हम क्या बोलते हैं, निःश्वसन क्षमता। इसके अंतर्गत आपका आता है क्या टाइडल वैल्यू प्लस ER, ये दोनों को जब मिला देंगे तो आपका EC निकल जाता। बच्चों तीसरा जो श्वसन संबंधी क्षमता है उसको बोलते हैं क्या हम, तीसरा है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, इसको हम बोलते हैं क्या फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, शॉर्टकट में बोलते हैं FRC। ये क्या होता है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, सामान्य निःश्वसन के पश्चात वायु की वह मात्रा जो फेफड़े में शेष रह जाती है उस क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता बोलते हैं। इसके अंदर RV प्लस ERV, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी निकल आए। ये हो गया तीसरा। और जो चौथा कैपेसिटी है फोर्थ, वह जैव क्षमता है। क्या है, जैव क्षमता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, मतलब V और C। ये क्या है बेटा, बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात वायु की वह मात्रा जो ग्रहण की जाती है या बलपूर्वक अंतःश्वसन के पश्चात वायु की वह मात्रा जो हम बाहर निःश्वसित कर सकते हैं, उस क्षमता को हम बोलते हैं क्या, जैव क्षमता बोलते हैं।
इसके अंतर्गत आता है आपका क्या, पीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी कोई हम बोलते हैं वीसी, वाइटल कैपेसिटी। अब हम पांचवा पढ़ेंगे फेफड़े की कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी। क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी। ये क्या होता है बेटा, बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात, क्या, बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात वायु की वह मात्रा जो फेफड़े में शेष रह जाती है उसी को हम बोलते हैं क्या, फेफड़े की कुल क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेफड़े की कुल क्षमता बोलते हैं। इसके अंतर्गत ये चारों आपके आएंगे, पीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, ये चारों आपके क्या आते हैं, फेफड़े की कुल क्षमता के अंतर्गत आते हैं। या हम इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं वीसी प्लस आरवी बराबर हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। इस तरह हमने क्या देखा, फेफड़े के क्या हुआ, क्षमताएं के बारे में अध्ययन किया और आयतन के बारे में अध्ययन किया। नमस्कार, धन्यवाद।